सिंहासन 430 में हम आपको सूबे की हर सीट के सियासी गुणा गणित की जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ समझाते हैं। हर सीट की उस सत्ता के पत्ते के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी की जीत और हार तय करते हैं। इस शो में बिना लाग लपेट के हर उस सियासी चेहरे से भी आपको रूबरू कराते हैं जो कि इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। साथ ही ये भी समझाते हैं कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो विधानसभा चुनाव के तमाम सियासी समीकरणों के साथ शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे भव्य शो सिंहासन 430। यूपी में चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और आज हम आपको बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की दो बेहद अहम सीटों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहले बात होगी झांसी की नगर विधानसभा सीट की, जिस पर पिछले 2 बार से भाजपा का कब्जा बरकरार है। वहीं 2022 में इस सीट पर सपा, बसपा और कांग्रेस पूरा जोर लगा चुके हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के जिला गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट का भी आपको पूरा समीकरण समझाएंगे, जो फिलहाल भाजपा के कब्जे में है। लेकिन इस सीट पर रालोद सपा के गठबंधन के बाद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। पहले बात करते हैं बुंदेलखंड के सबसे अहम जिले झांसी की। झांसी नगर विधानसभा सीट, जहां पर आज तक समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। क्या है इस सीट के समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड के सबसे अहम जिले झांसी की झांसी नगर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 223। झांसी नगर विधानसभा सीट लंबे अरसे से भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है। हालांकि 2002 में सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2007 में कांग्रेस ने सीट पर अपना परचम लहराया था, लेकिन इसके बाद 2012 और 2017 में लगातार 2 बार भाजपा ने सीट पर जीत दर्ज की और रवि शर्मा इस सीट से भाजपा विधायक बने। इस सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की है, जिस वजह से ज्यादातर पार्टियां यहां पर ब्राह्मण उम्मीदवारों पर ही दांव लगाती दिखती हैं। झांसी बुंदेलखंड के सबसे अहम जिले में शुमार होता है। ऐसे में झांसी नगर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं। जहां भाजपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंकती दिख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यहां पर खाता खोलने के लिए बेकरार दिख रही है। जबकि बसपा भी ये सीट वापस हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। साथ ही कांग्रेस के कई चेहरे भी इस सीट पर जीत का दम भरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से झांसी नगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। और अब बारी है आपको झांसी की नगर विधानसभा सीट के पिछले नतीजे यानी 2017 के नतीजे की जानकारी देने की, जिससे आपको यहां का सियासी माहौल समझ में आ सकेगा। 2017 विधानसभा चुनाव में झांसी नगर विधानसभा सीट के लिए तकरीबन 61% मतदान हुआ और भाजपा के रवि शर्मा लगातार दूसरी बार विधायक बने। इन्होंने बसपा के सीताराम कुशवाहा को चुनाव में मात दी थी। वहीं अब आपको झांसी की नगर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2007 विधानसभा चुनाव में झांसी नगर सीट से कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 में इस सीट से भाजपा के रवि शर्मा विधायक बने, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव भी जीते और झांसी नगर सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक भी हैं। 2022 में रवि शर्मा अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। अब बारी है आपको झांसी नगर विधानसभा सीट के उन कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो 2022 में इस सीट पर अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। फहरिस्त में पहला नंबर आता है भाजपा के मौजूदा विधायक रवि शर्मा का, जो 2022 में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव, जिनका इलाके में काफी
रुतबा है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के कैलाश साहू आते हैं, जो 2009 उपचुनाव जीतकर विधायक रहे हैं। और अब बारी है आपको सिलसिलेवार ढंग से झांसी नगर सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने की। और झांसी नगर सीट का पहला बड़ा सियासी कद्दावर चेहरा मौजूदा विधायक रवि शर्मा है। रवि शर्मा 2012 और 17 विधानसभा चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। रवि शर्मा की इलाके के ब्राह्मण वोटरों के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। रवि शर्मा की सवर्ण तबके के बीच भी मजबूत पैठ मानी जाती है, जो भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। और चलिए अब बारी आपको ये बताने की है झांसी की नगर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी कद्दावर चेहरे कौन हैं। तो समाजवादी पार्टी का चेहरा है ये और बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। इनका नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। चंद्रपाल सिंह यादव सपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1996 में झांसी की गरोठा सीट से सपा के विधायक रहे हैं। साथ ही आईसीए एशिया प्रशांत के अध्यक्ष हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले चंद्रपाल सिंह यादव पहले भारतीय हैं। सपा सरकार में इन्हें बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। वहीं अब आपको झांसी नगर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो है कांग्रेस का चेहरा है और प्रदीप जैन आदित्य इनका नाम है। प्रदीप जैन आदित्य 2007 में झांसी नगर सीट से कांग्रेस विधायक रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव जीते और ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। प्रदीप आदित्य जैन झांसी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और इलाके में इनका भी सियासी रसूख काफी बड़ा है। हालांकि 2022 के लिए ये दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। वहीं अब आपको झांसी नगर सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे से भी रूबरू कराते हैं, जो है बहुजन समाज पार्टी के और इनका नाम है कैलाश साहू। ये पूर्व विधायक भी हैं। कैलाश साहू 2009 उपचुनाव जीते थे और बसपा से इस सीट पर विधायक रहे हैं। बसपा के सीताराम कुशवाहा के सपा में शामिल होने के बाद पार्टी कैलाश साहू पर फिर से दांव लगा सकती है। वहीं पत्नी और बच्चों के साथ धरने पर बैठने की वजह से ये चर्चा में रहे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों पर काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप भी लगाया था। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र पटेरिया जी का। सर, झांसी सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। क्या लगता है आपको, कुछ अंतर पड़ेगा या फिर भाजपा का ही पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर जो भाजपा है उसका पलड़ा भारी है, सदैव से है और इससे पहले एक ही बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल यहाँ नहीं की। इसका कारण खासतौर पर इस विधानसभा सीट से ब्राह्मण बाहुल्य होना है और ब्राह्मण बाहुल्य के साथ साथ इस सीट पर वैश्य और कुशवाहा वोट, इन सब का भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। एससी एसटी वोट भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जो प्रभाव देखने को मिलता है ब्राह्मण बाहुल्य होने के नाते ब्राह्मणों का और वैश्यों का प्रभाव होता है। इसके चलते जो बेदाग छवि का चेहरा होता है, खासतौर पर जीत उसी को मिलती है। समाजवादी पार्टी इसीलिए यहाँ लगातार अभी तक कई बार प्रयास करने के बाद सफल कभी हो नहीं सकी है। भले ही बसपा को यहाँ पर सफलता मिली, कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिली, भाजपा पिछले 2 बार से लगातार अपने विधायक को यहाँ पर मजबूत किए हुए हैं और तीसरी बार भी स्थिति लगातार, जैसा कि भाजपा सोच रही है, भाजपा से लगी हुई बनी। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब बारी है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झांसी नगर विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। झांसी नगर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है सूती मिल का बंद होना। लापरवाही की वजह से बंद हुई ये मिल लोगों की नाराजगी की वजह है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसके मौके ना होने से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं तीसरा बड़ा मुद्दा है रेलवे कोच फैक्ट्री का, जो कि बन रही है और इससे रोजगार के मौके पैदा होने की संभावना है। और अब आप
आपको उस सत्ता का पत्ता की जानकारी देते हैं जो झांसी नगर सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। और झांसी नगर सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर जिनका इस सीट पर बड़ा प्रभाव है। लंबे अरसे से देखने को ये प्रभाव मिल रहा है। वहीं एक बार फिर से आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बुंदेलखंड की ये जो सियासत है क्या कहती है। बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, झांसी नगर विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता तो ब्राह्मण वोटर ही दिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर अपना असर डाल सकते हैं? यहाँ पर खास तौर पर जो असर की बात जानी जा रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और जो आप अभी बता रहे थे कि महंगाई का है और बेरोजगार है, यहाँ से ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल कहा जाता है झांसी को। वीरांगना भूमि झांसी खासतौर पर यहाँ की अघोषित रूप से राजधानी मानी जाती है, जैसा कि बुंदेलखंड कहा जाता है। और बुंदेलखंड की सारी 19 विधानसभाओं का जो गणित है वो झांसी से होकर गुजरता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि झांसी उसका हृदय स्थल है और झांसी के साथ सातों जनपद में जो 19 विधानसभा सीट है उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ की जो राजनीति तय होती है वो निश्चित रूप से, अभी आप बता रहे थे कि जो ब्राह्मण वोट के थ्रू ही होती है, तो ब्राह्मण वोट ही यहाँ की राजनीति को तय करता है। हालांकि यहाँ पे ब्राह्मण के साथ साथ SC ST का भी खासा प्रभाव है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं और ब्राह्मण वोट के नेतृत्व में ही सारे वोट को देखा जाता है। अक्सर ऐसा होता रहा अभी तक। खासतौर पर एक चीज और देखने को मिलती है कि 2 बार जो अभी विधानसभा पर काबिज रह चुके हैं रवि शर्मा जी, आने वाले चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट की, जहां पर 2022 के रण में बेहद कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। मोदी नगर विधानसभा सीट बागपत लोकसभा सीट के तहत आती है, जो कि किसानों का बड़ा गढ़ मानी जाती है। क्या है इस सीट के समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के अहम जिले गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 57। गाजियाबाद जिले की ये सीट बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है और 2022 के रण में इस सीट पर कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। 2017 में इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की और डॉक्टर मंजू सिवाच इस सीट से मौजूदा विधायक है। वहीं हाल ही में स्थगित हुए किसान आंदोलन का इस सीट पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मोदी नगर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का भी बड़ा असर लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है। ऐसे में आने वाले चुनाव में इस सीट पर भाजपा की राह मुश्किल हो सकती है। वैसे तो भाजपा ने 2017 में इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल ही में हुए किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की साख पहले से कुछ कमजोर दिख रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस मौके का फायदा उठाने की जुगत में लगा हुआ है। इस सीट पर ओबीसी और जाट समाज के वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि ब्राह्मण वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है। ऐसे में तमाम दल जाट या फिर ब्राह्मण उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताते हैं। वहीं यहाँ का जातीय समीकरण साधने के लिए हर दल अपने मुताबिक सियासी बिसात बिछाने की कोशिश में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के पिछले यानी 2017 के नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण समझने में थोड़ी आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी नगर सीट पर तकरीबन 65% मतदान हुआ और यहाँ पर भाजपा की डॉक्टर मंजू सिवाच ने इस सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के कद्दावर नेता वहाब चौधरी को चुनाव में हराया था। और साथ ही अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी मिजाज को समझने में और आसानी हो जाएगी। 2007 में मोदी नगर सीट पर बसपा के राजपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2012 में इस सीट पर रालोद के सुदेश शर्मा हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। यहाँ 2017 की मोदी लहर में ये सीट भाजपा की डॉक्टर मंजू सिवाच ने जीती, जो मौजूदा विधायक भी हैं।
और अब आपको गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट के उन कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि 2022 के रण में इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच का, जो कि 2022 में भी मजबूत दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर रालोद के सुदेश शर्मा आते हैं, 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे राम आश्रय शर्मा हैं, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के पुष्पेंद्र रावत आते हैं, जो कि 2022 के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बारी है आपको गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में अंदाजा लग सकेगा। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच का। डॉक्टर मंजू सिवाच 2017 का विधानसभा चुनाव जीती हैं और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। डॉक्टर मंजू सिवाच पेशे से डॉक्टर हैं और इस इलाके के लोगों के बीच इनकी अच्छी पहचान मानी जाती है। डॉक्टर सिवाच की मोदीनगर के सवर्ण तबके में मजबूत पैठ मानी जाती है और ये इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है। वहीं अब आपको गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में राष्ट्रीय लोक दल का चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा रालोद से 2012 में मोदीनगर सीट पर विधायक रहे हैं। हालांकि 2017 में इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा और ये चौथे नंबर पर पहुंच गए। सुदेश शर्मा इलाके का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और किसान आंदोलन के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए मोदीनगर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अब आपको गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और ये हैं राम आश्रय शर्मा। राम आश्रय शर्मा 2017 विधानसभा चुनाव में सपा से तीसरे स्थान पर रहे थे। राम आश्रय शर्मा के बारे में अगर और जानकारी दें तो 3 बार ये मोदीनगर की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। 2019 में राम आश्रय शर्मा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इलाके में बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। और अब आपको गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है और ये हैं पुष्पेंद्र रावत। पुष्पेंद्र रावत मोदीनगर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शुमार किए जाते हैं। पुष्पेंद्र रावत लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत लोगों के बीच बैठ बढ़ाए हुए हैं। वहीं मोदीनगर के सवर्ण और ओबीसी वोटरों के बीच पुष्पेंद्र रावत की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 2022 के लिए भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा सर का। सर, मोदीनगर सीट गाजियाबाद की हॉट सीट में से एक है, भाजपा का इस पर कब्जा है, लेकिन क्या 2022 में भी 2017 जैसे ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, 2017 में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवाच को जितने वोट मिले थे उतने समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद को मिलाकर मिले थे जी। लेकिन अब स्थितियां एकदम विपरीत हैं। विपरीत इसको इस तरह से कहा जाए कि 2017 के समय लोगों के, यहाँ के मतदाताओं के दिमाग से अजीत सिंह का बुखार उतर चुका था, लेकिन अब जयंत चौधरी के प्रादुर्भाव के बाद और किसान आंदोलन के बाद यहाँ रालोद फिर एक बड़ी शक्ति बन गई है। मीनवाइल यहाँ पर मंजू सिवाच से कई विवाद भी जुड़ गए हैं, इस वजह से भी भाजपा का प्रभाव यहाँ पर कम हुआ है। तो ऐसे में स्थितियां 2017 से उलट हो सकती हैं, ऐसी संभावना मुझे दिखती है। ठीक, रवि जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब बारी है उन मुद्दों की जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदीनगर सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। मोदीनगर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये इलाका कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन बदलाव हो चुका है। ऐसे में रोजगार के मौके नहीं हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों के भुगतान का, जिससे नाराजगी है। तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। भाजपा की मौजूदा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच का दावा है कि 2022 में भी भाजपा मजबूत है और चुनाव में जीत उनकी ही होगी।
वहीं बसपा जिलाध्यक्ष विजेंद्र जाटव का कहना है कि उनकी पार्टी मायावती सरकार के पिछले कामों को लेकर चुनाव में उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, पूरे 4.5 साल भी देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम करे हैं कि कोई भी जाति बिरादरी धर्म के लोग ऐसा नहीं है कि उनसे हटके हों। तो कोई भी आए, देखिए सभी अपने अपने पार्टी के लोग लेके आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे। कई सारी पार्टी आएंगी, कई सारे लोग लड़ेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, तो कोई विषय नहीं है। वो अपना आए, लड़ें, गठबंधन के साथ लड़ें, अकेले लड़ें। हम अपनी पार्टी की विचारधारा पे कि हमें हर बूथ पे मेहनत करनी है, हर बूथ से वोट निकालने हैं, उस विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन, चारों बार सरकार के शासनकाल को देखते हुए आज सर समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो अच्छा कार्य किए गए हैं उनको याद कर रहे हैं। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही अकेली नेता ऐसी हैं जो प्रदेश में जो अच्छी सरकार और सर समाज को साथ लेकर चलने वाली नेता हैं। वहीं अब बारी है उस सत्ता का पत्ता की, जो कि गाजियाबाद की मोदी नगर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और मोदी नगर सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो ओबीसी और जाट वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। और चलिए अब फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, मोदी नगर सीट का सत्ता का पत्ता तो ओबीसी और जाट वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस सीट पर इस बार ये वोटर किस ओर मुड़ते दिख रहे हैं? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि वोटर किस ओर मुड़ेंगे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा यहाँ पर योगी और मोदी के नाम पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट एकत्र करने की कोशिश करेगी। और जो सपा और रालोद का जो गठबंधन है उसमें मुझे लगता है कि ये सीट रालोद के पास ही जाने वाली है, क्योंकि बागपत क्षेत्र है, रालोद का क्षेत्र है। यहाँ पर उनके पास जाट मतदाता और किसान, ये दो हैं उनके पास। ये इनको मिलाकर प्लस वो अपने प्रत्याशी की जाति का वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर किसान, जातिगत समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मिलकर यहाँ पर रुख तय करेंगे कि अगला विधायक कौन होगा, किस पार्टी का होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये हमने जाना अलग अलग सीटों पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। फिलहाल सिंहासन 403 में बस इतना ही। नमस्कार।